हेलो स्टूडेंट्स, कैसे हैं आप लोग? उम्मीद है ठीक ही होंगे। मेरा नाम है पवन सर। मैं आपका स्वागत करता हूं पिनाकल ट्यूटोरियल के इस प्लेटफॉर्म पर। और हम चैनल पर फिर से आज हाजिर हैं इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री यानी कि वैद्युत रसायन को लेकर के। और वैद्युत रसायन का कुछ लेक्चर निकल चुका है, लेक्चर 1, 2, 3 हो चुका है, उसको ज़रूर आप देखिएगा। और आज हम लेक्चर 4 में कंटिन्यू करेंगे, क्योंकि हमें गैल्वेनिक सेल बात करना था, है ना। तो गैल्वेनिक सेल बात नहीं हो पाई थी, तो हम अर्ध सेल पर बात कर लिए थे, है ना। अर्ध सेल पर बात किए थे। जिंक का जो हाफ सेल होता है, जिंक अर्ध सेल, और कॉपर अर्ध सेल पर हम बात किए थे। और कुछ इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट का चर्चा भी किए थे उसमें, कि जिंक का ऑक्सीडेशन होता है और वो एनोड पर होता है, और कॉपर का रिडक्शन यानी कि अपचयन होता है, और वो कहाँ होता है? कैथोड पर होता है। तो जिंक का होगा ऑक्सीकरण, एनोड पर होगा। कॉपर का होगा अपचयन, और वो कहाँ पर होगा? कैथोड पर होगा। तो इन सब बातों को लेकर के हम लोग डिस्कस कर चुके हैं। और जिंक के रॉड पर इलेक्ट्रॉन्स जमा हो चुके थे, जिंक के इलेक्ट्रोड पर, और कॉपर के इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव चार्ज पोटेंशियल आ चुका था। अब बस करना क्या है कि दोनों को जोड़ देना है। तो थोड़ा सा आप लोग ध्यान देंगे, ये 4th लेक्चर है जहाँ पर हम गैल्वेनिक सेल, जो एग्जामिनेशन में इस बार आएगा ही, आपको देख लीजिएगा इसको। जैसे यहाँ पर हम एक डमी गैल्वेनिक सेल लेके रखे हैं, और इसमें यहाँ पर हम कुछ आपको बताएंगे कि जैसे ये एनोड है, ये क्या है? ये है जिंक अर्ध सेल। ये है जिंक अर्ध सेल, डायरेक्ट टू द पॉइंट बात कर रहे हैं। और ये है कॉपर अर्ध सेल, कॉपर अर्ध सेल, है ना। ये जिंक अर्ध सेल है, और ये क्या है? कॉपर अर्ध सेल है। जिंक पर क्या आया था? जिंक पर निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया था। जिंक पर क्या हुआ था? निगेटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया था। और कॉपर वाले इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो गया था। ये हो चुका था जब हम अर्ध सेल सीखे थे, पढ़े थे, तो वहां पर ये चीज हम बात कर लिए थे कि जिंक रॉड है, जिंक इलेक्ट्रोड बोलते हैं, इधर कॉपर इलेक्ट्रोड है। तो जिंक इलेक्ट्रोड पर निगेटिव पोटेंशियल आने लगा, और कॉपर इलेक्ट्रोड पर पॉजिटिव पोटेंशियल आने लगा। और ये जो आप बीच में ये देख रहे हैं, इसको हम कहते हैं साल्ट ब्रिज, यानी कि लवण सेतु के नाम से इसको जाना जाता है। लवण सेतु, बीच में लवण सेतु। हम इसका भी बात हम अलग से करेंगे, इस पर हम आएंगे। इस पर हुआ, उसके बाद क्या हुआ? ये जो सॉल्यूशन था, ये जिंक सल्फेट का था। मतलब ये जो घोल लिया गया था, वो किसका लिया गया था? जिंक सल्फेट का लिया गया था। तो जिंक सल्फेट जब विलयन में गया, तो जिंक 2+ और SO4 2- में विभक्त हो गया। और यहाँ पर हम क्या लिए थे? कॉपर सल्फेट लिए थे। तो कॉपर सल्फेट टूट करके कॉपर आयन और सल्फेट आयन में ये बदल गया। ये रॉड जो था, आपको बता दें कि ये रॉड जिंक का था। इस पर हम जिंक लिख देते हैं, ये जिंक रॉड है। और इसके बारे में हम लिख देते हैं, ये कॉपर रॉड है। ये क्या है? कॉपर है। इधर ये एनोड है, क्योंकि जिंक एनोड पर लगाते हैं और कॉपर लगाते हैं कैथोड पर। कॉपर लगाते हैं कैथोड पर। अब देखिए, यहाँ पर एक और चीज हुआ था। हुआ क्या था? सल्फेट जिंक आयन इसके चारों तरफ आ गया था। तो हम छोटा छोटा जिंक आयन यहाँ पर लिख देना चाहते हैं। क्या लिख दें? जिंक 2+, शायद आपको दिख रहा होगा इसके चारों तरफ। और ये चीज कहाँ से आया? आपको लेक्चर 2, 3 जरूर देखना चाहिए। लेक्चर 3 में ये चीज का डिस्कशन हो चुका है। और अगर यहाँ पर बात करें, तो यहाँ पर इसके चारों तरफ सल्फेट आयन इसको ब्लॉक कर लिया है। सल्फेट आयन चारों तरफ से इसको क्या किया है? घेर लिया है ना। सल्फेट आयन इसको चारों तरफ से क्या कर लिया? घेर लिया। तो यहाँ पर जिंक रॉड के चारों तरफ जिंक आयन जमा हो चुका है, और कॉपर रॉड के चारों तरफ सल्फेट आयन जमा हो चुका है। ठीक है,
ये लवण सेतु का काम क्या है कि लवण सेतु अगर जेली या फिर स्ट्रॉन्ग इलेक्ट्रोलाइट से मिलकर के ये बना हुआ होता है, जिससे मान लीजिए अगर हम KCl ले लें तो KCl से K प्लस और Cl माइनस आएगा। तो इधर सॉल्यूशन में अगर हम बात करें बिलियन में उतरेगा, इधर पॉजिटिव पोटेंशियल डेवलप हो रहा है, तो साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु से Cl माइनस आएगा। ठीक है, अगर नहीं दिख रहा है हम दूसरा कलर यूज कर लेते हैं। यहाँ से क्या उतर रहा है, ये देखिए यहाँ से उतर रहा है Cl माइनस, क्योंकि इधर जिंक आयन है तो क्लोरीन क्या करेगा, इसको उदासीन कर देगा, वहाँ से हटा देगा, उससे रिएक्ट कर लेगा। और यहाँ पर क्या उतरेगा, इधर K प्लस आएगा, तो K प्लस क्या करेगा, SO4 माइनस के साथ रिएक्ट करके यहाँ के सारे SO4 माइनस का ब्लॉकेज क्या करेगा, खत्म करेगा। इसी चीज को आगे हम भाषा में एग्जाम में किस तरह से लिखना है इस पर हम आपको बताएंगे। तो यहाँ क्या करना है, ये इस तरह से सेटअप हो गया। अब आपको यहाँ से एक वायर कनेक्ट करना होगा, इधर निगेटिव है, ये इलेक्ट्रोड इलेक्ट्रॉन से भरा हुआ है और ये इलेक्ट्रोड खाली है। जैसे ही दोनों के बीच में पोटेंशियल डिफरेंस है, जैसे ही अगर हम इसको एक मेटालिक वायर से, जैसे ही इसको हम एक मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं, है ना, जैसे ही इसको हम मेटालिक वायर से कनेक्ट करते हैं तो बताइए तो क्या होगा, इधर से इलेक्ट्रॉन इस दिशा में जाएगा और इलेक्ट्रॉन जिस दिशा में जाता है उसके उल्टी दिशा में धारा का प्रवाह होता है। तो इलेक्ट्रॉन का प्रवाह इधर होगा, किधर से किधर, एनोड से कैथोड यानी जिंक से कॉपर। तो जो धारा होगा, धारा किधर प्रवाहित होगा, कॉपर से लेकर के जिंक की तरफ, कॉपर से लेकर के जिंक की तरफ। ये क्या है, जिंक का बना हुआ है। और यहाँ पर अगर बीच में अगर आप कोई बल्ब लगाएंगे तो जैसे ही वहाँ पर आप बल्ब लगाएंगे तो ये बल्ब आपको ग्लो करने लगेगा, यानी कि बल्ब जलने लगेगा। जब करंट फ्लो हो रहा है तो किसी भी इलेक्ट्रॉनिक डिवाइस को अगर हम वहाँ पर लगाते हैं तो वो डिवाइस काम करना शुरू कर देगा। क्या, तो यहाँ पर ये गैल्वेनिक सेल हुआ, यहाँ पर केमिकल रिएक्शन हो रहा है, दो डब्बा अलग अलग है, इसमें क्या हो रहा है, केमिकल रिएक्शन, रासायनिक अभिक्रियाएं हो रही है। और इस रासायनिक अभिक्रिया के द्वारा यहाँ पर हमें क्या मिल रहा है, इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा है, नहीं विद्युत हमको यहाँ पर मिल रहा है, जिससे हम किसी भी तरह का इलेक्ट्रॉनिक गैजेट्स जो है यूज कर सकते हैं, बल्ब जला सकते हैं, फैन चला सकते हैं, कुछ भी चला सकते हैं हम इससे। और लवण सेतु का कार्य तो यहाँ पर आपको हम समझा ही दिया। तो ये एक डायग्रामेटिक फंक्शन है किसका, गैल्वेनिक सेल का, जिसमें बताया गया कि एक एनोड होता है, एक कैथोड होता है। एनोड जिंक का होता है और कैथोड जो होता है वो कॉपर का होता है। तो एनोड को यानी जिंक को जिंक सल्फेट के घोल में डुबा दिया जाता है, कॉपर को कॉपर सल्फेट के घोल में क्या किया जाता है, डुबा दिया जाता है। और दोनों में एक लवण सेतु, साल्ट ब्रिज जिसे हम कहते हैं, उसको जोड़ देते हैं। अब उससे क्या हो जाएगा, इलेक्ट्रॉन फ्लो होना शुरू हो जाएगा। अगर आप साल्ट ब्रिज नहीं लगाइएगा तो जरा सोचिए, अगर जिंक यहाँ पर पूरा घेर लेगा तो दूसरा जिंक इसमें आएगा नहीं, और जिंक आएगा नहीं तो इसमें इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा, इलेक्ट्रॉन नहीं आएगा तो इलेक्ट्रॉन इधर जाएगा नहीं। तो मतलब कि साल्ट ब्रिज का एक फंक्शन है। तो अगर आपको एग्जाम में लिखना है तो चलिए हम आपको बताते हैं कि इसको लिखते कैसे हैं। यहाँ दो हाफ सेल यानी कि दो अर्ध सेल, दो अर्ध सेल। अब दो अर्ध सेल कौन है इसका भी जिक्र कर देना चाहिए। दो अर्ध सेल यानी कि जिंक अर्ध सेल, जिंक अर्ध सेल एवं कॉपर अर्ध सेल को, जिंक अर्ध सेल एवं कॉपर अर्ध सेल को एक धातु के तार से, धातु के तार से जोड़ दिया जाता है, जोड़ दिया जाता है। एकदम सिंपल भाषा यूज करें, जोड़ दिया जाता है, पढ़ते ही आपको समझ में आएगा। धातु के तार से जिंक हाफ सेल, जिंक अर्ध सेल और कॉपर अर्ध सेल को क्या करते हैं, जोड़ देते हैं। तो इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, खुद सोचिए, इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाएगा, इलेक्ट्रॉन
जिंक एनोड से कॉपर कैथोड की तरफ, इलेक्ट्रॉन जिंक एनोड से कॉपर कैथोड की तरफ चलेगा तथा इसके उल्टी दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, उसके विपरीत दिशा में, विपरीत दिशा में क्या होगा? धारा का प्रवाह होगा। विपरीत दिशा में धारा प्रवाहित होगा। तो हमने इसके बारे में लिखा है, दो अर्ध सेल को तार से जोड़े, इलेक्ट्रॉन जिंक एनोड से चल के कैथोड पर जा रहा है, कॉपर कैथोड पर, उसके उल्टी दिशा में धारा का प्रवाहित हो रहा है। और बिहार बोर्ड में इसी से ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन जो होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न, छोटा छोटा सवाल पूछ दिया जाता है। आपको कहेगा कि बताइए इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है, गैल्वेनिक सेल में इलेक्ट्रॉन किधर से किधर जाता है। ऑप्शन ए एनोड से कैथोड, ऑप्शन बी कैथोड से एनोड, इस तरह से क्वेश्चन देता है। या पूछ सकता है कि धारा का प्रवाह किधर होता है, या इलेक्ट्रॉन जो है किसके द्वारा मतलब जाता है, तो आप बोलेंगे धातु के तार के द्वारा जाता है। तो इस तरह का बहुत सारा सवाल इसमें से आपको बन सकता है, फ्रेम हो सकता है। तो आइए उसके बाद क्या करते हैं, हम थोड़ा सा साल्ट ब्रिज का यहाँ पर जिक्र कर देते हैं। दोनों अर्ध सेलों के बीच, दोनों अर्ध सेलों के बीच एक लवण सेतु लगा दिया जाता है, एक लवण सेतु जोड़ा जाता है, लवण सेतु जोड़ा जाता है, जो घोल को क्या बोलते हैं इसको, जो आयन इसमें बन रहा है उसको वो संतुलित रखता है, जो घोल को आयन से संतुलित रखता है, संतुलित रखता है। ठीक है, तो इतना बात आपको फोटो बना देना है। फोटो बना करके गैल्वेनिक सेल के बारे में थोड़ा सा उसके बारे में लिख देना है, और उसके बाद ये आपका कंप्लीट आंसर हो गया। अब इसमें कहानी यहीं ख़त्म नहीं हुआ है, क्योंकि इस रिएक्शन में जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण। जिंक अपना 2 इलेक्ट्रॉन, प्रत्येक परमाणु की अगर हम बात करें, प्रत्येक परमाणु 2 इलेक्ट्रॉन इस तरह से नुकसान करके अपना ऑक्सीडेशन कर रहा है। और कॉपर जो है, कॉपर आयन 2 इलेक्ट्रॉन लेकर के और कॉपर में बदल रहा है, यानी कि ये हो रहा है ऑक्सीकरण, और ये यहाँ हो रहा है अपचयन। यानी कि इसमें रेडॉक्स अभिक्रिया हो रहा है। तो रेडॉक्स अभिक्रिया में एक जिंक का होता है ऑक्सीकरण और कॉपर का होता है अपचयन। इन बात को ध्यान रखना है। अब दोनों को जोड़ा जाएगा, दोनों को जोड़ने से एक रेडॉक्स अभिक्रिया आपको मिलेगा। इसी रेडॉक्स अभिक्रिया पूछा जाएगा कि विलय घोल में रेडॉक्स अभिक्रिया कौन सी अभिक्रिया हो रही है, ऑक्सीकरण, अवकरण, रेडॉक्स, इस तरह से। तो आपका आंसर होगा रेडॉक्स, क्योंकि सिर्फ ऑक्सीकरण ही नहीं हो रहा है, अपचयन भी ना हो रहा है। तो ऑक्सीकरण अपचयन दोनों हो रहा है, तो आपका आंसर क्या होगा, रेडॉक्स। रेडॉक्स आपको बोलना है। लवण सेतु के बारे में इसी पर अभी चर्चा हो रही थी कि लवण सेतु क्या है। चलिए हम इसका डेफिनेशन आपको लिख देते हैं कि लवण सेतु यू आकार का है। आप देख भी सकते हैं लवण सेतु क्या होता है, यू आकार का, यू आकार का कांच की नली होती है। क्या होता है, कांच की नली होती है। यू आकार के कांच का नली है, जो सामने आपको दिख रहा है, होती है, जिसमें क्या डाला जाता है, विद्युत अपघटय डाला जाता है, जिसमें प्रबल स्ट्रॉन्ग विद्युत अपघटय क्या होता है, जो धनायन और ऋणायन में टूटता है।
प्रबल विद्युत अपघटय जैसे KCl, उसके बाद अगर जेली, NCERT ने इसको लिखा है, KCl को अगर जेली के साथ मिक्स कर दिया जाता, मिला दिया जाता है, KCl अगर जेली का मिश्रण लिया जाता है एवं दोनों छोर को क्या किया जाता है कि एक कॉटन कपड़ा से उसको बंद कर दिया जाता है ताकि वो नीचे ना गिरे, एवं दोनों छोर को, दोनों सिरे को कॉटन के द्वारा बंद कर दिया जाता है, जिससे होकर आयन प्रवाहित होती है। कॉटन से आयन प्रवाहित होता है, याद रखिएगा, जिससे होकर आयन प्रवाहित होती है ना। तो अगर पूछा जाए कि लवन सेतु क्या है, तो लवन सेतु क्या है, तो उसके बारे में आप इतना आपको रखना है, याद हो ही गया होगा कि लवन सेतु क्या है। एक कांच का यू आकार की एक नली होती है जो उल्टा करके लगाया जाता है और उसके दोनों सिरे मतलब उसके अंदर क्या भरते हैं, एक प्रबल विद्युत अपघटय जैसे कि KCl और अगर जेली के साथ उसको मिश्रण बना करके और उसके अंदर भर दिया जाता है और उसको उल्टा करके गैल्वेनिक सेल में हम लोग यूज करते हैं। ठीक है, दोनों सिरे को हम कॉटन से इसलिए बंद कर देते हैं कि वो गिरे ना, उससे होकर के इलेक्ट्रोलाइट तो नहीं गिरेगा, विद्युत अपघटय नहीं गिरेगा, लेकिन उससे होकर के आयन का प्रवाह जरूर होता है, कॉटन से होकर के आयन का प्रवाह जरूर होता है। तो ये हो गया आपका लवन सेतु, ये क्या हो गया, लवन सेतु। अब हम आते हैं लवन सेतु के कार्य, साल्ट, फंक्शन ऑफ साल्ट ब्रिज। ऐसा आपको क्वेश्चन बोर्ड एग्जाम्स में बहुत बार पूछा भी गया हुआ है, तो उसको लेकर के हम खास करके डिस्कस कर रहे हैं। लवन सेतु का फंक्शन मतलब क्या काम है उसका। तो देखिए लवन सेतु का काम क्या होता है कि आपने अभी देखा कि एनोड में जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था, एनोड में क्या लगा हुआ था, जिंक इलेक्ट्रोड लगा हुआ था और जिंक इलेक्ट्रोड के चारों तरफ जिंक आयन भर गए थे। तो जिंक आयन भर गए तो वो पूरा क्या हो गया, आयनीकृत हो गया। अब साल्ट ब्रिज यानी कि लवन सेतु से माइनस पार्ट जो ऋणायन है वो आएगा और ऋणायन क्या करेगा, जो धनायन है उसके साथ आकर्षण करके और वहां का जगह को खाली कर देगा, उसको हटा देगा, मतलब कि घोल को आयनिक होने से बचाता है, घोल को उदासीन रखता है, न्यूट्रलाइज रखता है। उसी तरह से अगर कॉपर इलेक्ट्रोड पर देखा जाए तो कॉपर इलेक्ट्रोड में भी देखें कि कॉपर इलेक्ट्रोड के चारों तरफ सल्फेट आयन यानी कि माइनस चार्ज वाला स्पीसीज यानी कि ऋणायन उसके चारों तरफ भर गया, ब्लॉक कर दिया उसको। तो लवन सेतु से क्या होगा कि उसमें से धनायन उतरेगा और धनायन क्या करेगा, उस ऋणायन को अपनी तरफ आकर्षित कर लेगा और वो जो कॉपर का इलेक्ट्रोड है उसको वहां से खाली कर देगा, ब्लॉकेज हटाएगा। यानी कि वहां भी क्या करता है, चाहे वो एनोड का घोल हो चाहे वो कैथोड का घोल हो, दोनों घोल को ये क्या करता है, दोनों घोल को क्या करता है, उदासीन बनाता है, उसको आयनीकृत होने से बचाता है। यही काम है लवन सेतु के। उसके बाद बाकी कुछ अल्टरनेटिव बताए जाते हैं कि सर्किट कंप्लीट करता है ना, इलेक्ट्रॉन को फ्लो करते रहे इसके लिए सर्किट क्या होना चाहिए, कंप्लीट होना चाहिए। बात एक ही है कि अगर आप लगाएंगे लवन सेतु तो आयन खत्म हो जाएंगे तो सर्किट कंप्लीट रहेगा, नहीं लगाएंगे तो सर्किट इनकम्प्लीट हो जाएगा, है ना। तो इसीलिए और ध्यान रहे लवन सेतु से इलेक्ट्रॉन का प्रवाह नहीं होता है, वस्तुनिष्ठ प्रश्न में इसको पूछा जाता है। क्या लवन सेतु से इलेक्ट्रॉन का आदान प्रदान होता है कि आयन का आदान प्रदान होता है, आयन का आदान प्रदान होता है, इलेक्ट्रॉन का नहीं होता है। तो लवन सेतु का यही कुछ मुख्य कार्य है, सर्किट कंप्लीट करना, घोल को उदासीन बनाए रखना और जो बेमतलब इलेक्ट्रोलाइट से उसको जुड़ने से रोकना ताकि इलेक्ट्रिसिटी प्रवाहित होती रहे, क्योंकि वो दोनों अगर जुड़ जाएंगे तो इलेक्ट्रॉन का फ्लो रुक जाएगा। ठीक है, तो यहाँ पर यही एक दो फंक्शन हम लोग लिखेंगे, लवन सेतु एवं उनके कार्य क्या फंक्शन है उसका।
आइए पहला लिखते हैं कि लवन सेतु, लवन सेतु, लवन सेतु क्या करता है? लवन सेतु करता है दोनों घोलों को, दोनों घोलों को उदासीन बनाए रखता है, उदासीन बनाए रखता है, दोनों घोलों को उदासीन बनाए रखता है ताकि इलेक्ट्रॉन का फ्लो, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह लगातार होता रहे, लगातार होता रहे। यही काम है इसका, ये सबसे इसका मेन काम ये हो गया लवन सेतु का। दूसरा कि लवन सेतु लवन सेतु क्या करता है कि आयंस को जुड़ने से रोकता है। लवन सेतु आयनों को जुड़ने से रोकता है। ठीक है, तो अभी लवन सेतु के क्या क्या काम बताएं आपको। पहले तो घोल को वो क्या करता है, नियंत्रित रखता है। ठीक है, दूसरा जो वो आयन है उसको जोड़ने से रोकता है ताकि इलेक्ट्रॉन फ्लो होता रहे। तीसरा यह सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट पूर्ण करता है जिससे इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहे, इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहे। सर्किट कंप्लीट करता है, सर्किट को पूर्ण करता है ताकि इलेक्ट्रॉन का प्रवाह बना रहे। तो यही इसके कुछ मुख्य कार्य हैं। तो लवन सेतु क्या है, लवन सेतु के क्या क्या क्रिया है, ये क्या फंक्शन है, कार्य विधि है, वो इस चीज को यहाँ पर लिख दिया गया है। तो गैल्वेनिक सेल और उसका पिक्चर, उसका जो फोटो है, और लवन सेतु के बारे में इस तरह से आपको लिख लेना है। अब जैसे ही आपने लवन सेतु क्या बोलते हैं हो गया खत्म, गैल्वेनिक सेल का हो गया। अब आते हैं कि जो भी रिएक्शन यहाँ हो रहा है, जो भी अभिक्रियाएं हो रही है, उसके कुछ ना कुछ विभव होंगे। क्या होंगे? उसके कुछ ना कुछ विभव होंगे। सेल पोटेंशियल जिसको कहते हैं, सेल विभव कहते हैं, या उसका कई नाम है। उसको हम विद्युत वाहक बल के नाम से भी जानते हैं। इंग्लिश में उसको कहते हैं इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स। क्या बोलते हैं? इलेक्ट्रोमोटिव फोर्स, विद्युत वाहक बल। तो विद्युत वाहक बल क्या उसके मान होंगे इस तरह के समीकरण में? आइए हम उस पर चर्चा करते हैं। सेल विभव को लिखने का तरीका जानने से पहले एक साइन कन्वेंशन आपको जानना चाहिए कि एक अलग से हम आपको बनाते हैं, लिखेंगे चिन्ह सूचक। इस तरह से हिंदी में, इंग्लिश में इसको साइन कन्वेंशन कह सकेंगे। क्या मान्यता है चिन्ह को लेकर के कि अगर किसी इलेक्ट्रोड का, अगर किसी का अगर इलेक्ट्रोड विभव, मान लीजिए कि उसका ऑक्सीकरण विभव, बात करते हैं इलेक्ट्रोड विभव से तो क्लियर नहीं होगा ना। इलेक्ट्रोड विभव तो ऑक्सीकरण भी हो सकता है, अपचयन विभव भी हो सकता है। चलिए अलग अलग बात कर लेते हैं। ऑक्सीकरण विभव अगर आ रहा है तो ऑक्सीकरण विभव का अगर उसका विभव का मान अगर धनायन है तो वो वाकई में ऑक्सीकरण ही करेगा। और अगर किसी का अपचयन का मान, अगर अपचयन विभव का मान अगर धनायन होता है तो वास्तव में वो अपचयन ही करेगा। ये कहने का मतलब, ये साइन कन्वेंशन में यहां पर लिखना चाहते हैं। अगर किसी इलेक्ट्रोड का, अगर किसी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव है ना, ऑक्सीकरण विभव धनात्मक है,
पॉजिटिव है, धनात्मक है तो क्या होगा उसमें, उसका ऑक्सीकरण का ही प्रवृत्ति है, तो उसकी प्रवृत्ति है ना, उसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकरण करने का है। उसकी प्रवृत्ति क्या करने की है, ऑक्सीकरण करने की है। उसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकरण करने की है। यदि ऋणात्मक है, अगर उसका विभव क्या है, ऋणात्मक है, मतलब वह उसकी प्रवृत्ति ऑक्सीकरण करने की नहीं है, ऑक्सीकरण करने की नहीं है। ठीक है, सीधा मतलब है कि अगर किसी का ऑक्सीकरण विभव ऋणात्मक है, इसका मतलब कि आप जबरदस्ती उसको ऑक्सीकरण करवा रहे हैं, उसका ऑक्सीकरण संभव हो ही नहीं सकता, वो जबरदस्ती उल्टा चल रहा है, जिसके कारण उसके विभव का मान ऋणात्मक में दिखाया जा रहा है ना। उसी तरह से ये एक बात हुई। दूसरी बात, अपचयन का भी हम यही बात कहेंगे कि अगर किसी का अपचयन विभव, अगर किसी का अपचयन विभव क्या होता है, प्लस होता है, धनायन होता है, पॉजिटिव होता है, इसका मतलब कि वो इलेक्ट्रोड के अंदर प्रवृत्ति है कि वो अपचयन ही करेगा। लेकिन अगर किसी का अपचयन, किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव अगर ऋणात्मक होता है, निगेटिव होता है, इसका मतलब कि ये इलेक्ट्रोड अपचयन करने की प्रवृत्ति नहीं रखता है। सीधा सीधा बात है। ठीक है, अगर अब इसको हम लिखेंगे, अब अपचयन के लिए लिख लेते हैं सेम बात उसी तरह से। अगर आप किसी इलेक्ट्रोड का, अगर किसी इलेक्ट्रोड का, तो कॉन्सेप्ट को समझिएगा, अगर किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव, अगर किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव धनात्मक है, पहले धनात्मक ले लेते हैं, जो प्रवृत्ति रखता है धनात्मक है, तो उसकी प्रवृत्ति है अपचयन करने का, तो उसकी प्रवृत्ति अपचयन करने का ही है, उसकी प्रवृत्ति अपचयन करने का ही है ना। लेकिन अगर उसका अपचयन विभव ऋणात्मक होता है, लेकिन अगर उसका अपचयन विभव, अगर उसका अपचयन विभव ऋणात्मक है, ऋणात्मक है, तो अगर उसका अपचयन विभव क्या है, ऋणात्मक है, तो वो उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, तो वो उसकी प्रवृत्ति नहीं हो सकती, है ना। ये चीज आपको ध्यान में रखना है। और लास्ट एक और चीज हम आपको बताते हैं। पहले क्या बताए, ऑक्सीकरण विभव का मान अगर धनात्मक है तो ऑक्सीकरण करने का प्रवृत्ति रखता है, अगर माइनस है, ऋणात्मक है, ऑक्सीकरण करने का प्रवृत्ति नहीं रखता है। उसी तरह से अगर किसी इलेक्ट्रोड का अपचयन विभव धनात्मक है तब तो ठीक है, उसका प्रवृत्ति है अपचयन करने का। लेकिन अगर किसी का अपचयन करने का विभव जो है अगर माइनस में है, ऋणात्मक है, निगेटिव है, तो समझ लीजिए वो अपचयन जबरदस्ती कर रहा है, उसका प्रवृत्ति वो नहीं है, उल्टा रिएक्शन हो रहा है। ठीक है, ये चीज ध्यान रखना है। तीसरा बात जो हम आपको बताने जा रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव और अपचयन विभव का मान समान होता है, बराबर होता है, लेकिन चिन्ह में उल्टा होता है। चिन्ह में क्या होगा, उल्टा होगा। किसी भी, यहां पर तीसरा बात हम लिख रहे हैं, किसी भी इलेक्ट्रोड का, किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव, ऑक्सीकरण विभव एवं
अपचयन विभव, अपचयन विभव समान होता है, समान होता है। किसी भी इलेक्ट्रोड का ऑक्सीकरण विभव एवं अपचयन विभव क्या होता है, समान होता है। और परंतु उसका जो चिन्ह है ये अलग होता है, परंतु चिन्ह क्या होता है, चिन्ह अलग होता है। क्या होता है, चिन्ह अलग होता है। उसका अपचयन विभव ऑक्सीकरण विभव बराबर होगा किसी इलेक्ट्रोड का, लेकिन चिन्ह क्या होगा, उल्टा होगा। अगर ऑक्सीकरण प्लस है तो उसका अपचयन माइनस होगा, या अगर अपचयन प्लस है तो उसका ऑक्सीकरण क्या होगा, माइनस होगा। तो ये एक साइन कन्वेंशन गैल्वेनिक सेल के सेल विभव को लिखते समय आपको इस कॉन्सेप्ट का जरूरत पड़ेगा। अगर ये कॉन्सेप्ट अगर ध्यान नहीं रहेगा तो आपको फिर रट के लिखिए और इसमें कई कंफ्यूजन आने शुरू हो जाएंगे। ठीक है, ये कॉन्सेप्ट बहुत ही इंपॉर्टेंट रहने वाला है। चलिए अब आगे बढ़ते हैं। यहां पर क्या लिखा गया है, सेल विभव लिखने का तरीका। सेल विभव लिखने का तरीका, हम सेल विभव कैसे लिखेंगे, गैल्वेनिक सेल की बात कर रहे हैं ना, हमारा तो सिलेबस ही गैल्वेनिक सेल है, तो हम सेल विभव की बात करते हैं। सेल विभव में क्या होता है, उसको लिखते कैसे हैं। देखिए हो क्या रहा है यहाँ पर, आप जरा सा रिएक्शन पर, अभिक्रिया पर थोड़ा सा ध्यान दीजिए। हो ये रहा है, दो कंपार्टमेंट है, एक कंपार्टमेंट में एक डब्बे में ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे डब्बे में अपचयन हो रहा है। एक डब्बे में ऑक्सीकरण हो रहा है, दूसरे डब्बे में क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है। समझ में आ रहा है, अब ऑक्सीकरण भी हो रहा है, अपचयन भी हो रहा है। तो यहाँ पर दो आधा आधा रिएक्शन हो रहा है, दोनों को अगर हम जोड़ देते हैं तो एक कंप्लीट रेडॉक्स अभिक्रिया आपको मिल जाने वाला है। तो जरा सा देखिएगा, यहां पर हो क्या रहा है कि जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है Zn2+, 2 इलेक्ट्रॉन लॉस करके, और कॉपर आयन वही 2 इलेक्ट्रॉन ग्रहण कर लेता है और कॉपर सॉलिड में बदल जाता है। तो जहां भी 2+ है जलीय रहेगा, यानी एक्वस रहेगा। तो ये हो गया ऑक्सीकरण, ये क्या हो गया, ऑक्सीकरण, जो कहां हो रहा है, एनोड पर हो रहा है। एनोड पर हम लोग सीखने वाले हैं सेल विभव लिखते कैसे हैं। और ये हो गया अपचयन, और ये कहां हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। ये तो यूनिवर्सल सच्चाई है। अब करते क्या है, करते हैं कि दोनों को जोड़ देते हैं। क्या करना है, दोनों को जोड़ देना है। तो 2 इलेक्ट्रॉन से 2 इलेक्ट्रॉन कैंसिल होता हुआ आपको दिख रहा है, एक दूसरे को काटेगा, बच क्या गया, तो यहां बच जाता है जिंक प्लस कॉपर 2+, जो एक्वस माध्यम में है। और यहां पर रिवर्सिबल रिएक्शन ये होता है, तो इसलिए हम रिवर्सिबिलिटी का सिंबल लगा दिए हैं। जिंक बदल रहा है जिंक 2+ में जलीय, और कॉपर ठोस अवस्था में यहां पर डिपॉजिट मतलब कि जमा हो रहा है। ये हो गया क्या, रेडॉक्स, है ना, ये क्या हो गया, रेडॉक्स हो गया। ये अपचयोपचय अभिक्रिया पढ़े होंगे, रेडॉक्स, ऑक्सीडेशन एंड रिडक्शन, ऑक्सीकरण एंड अपचयन। तो अब इसके लिए हम इसके सेल पोटेंशियल ई सेल को लिखते हैं, इसको लिखते हैं ई सेल। ई सेल ऐसे हिंदी में ही लिख देते हैं, इंग्लिश में भी चलता है, कोई दिक्कत नहीं है। ई सेल, इसको हम क्या बोलेंगे, इसको बोलेंगे सेल विभव। इसको क्या बोलते हैं, सेल विभव, यही है इसका वैल्यू। सेल विभव हम ई सेल लिख करके करेंगे। और एनोड पर क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण, कैथोड पर क्या हो रहा है, रिडक्शन। तो इसीलिए पूरा रेडॉक्स रिएक्शन चल रहा है ना। अगर ऑक्सीडेशन रुक जाएगा तो नहीं होगा, अगर रिडक्शन रुक जाएगा तो नहीं होगा। लेकिन अगर ऑक्सीडेशन हो रहा है, रिडक्शन अगर हो रहा है, मतलब कि वहां पर रेडॉक्स हो रहा है, तो फिर इलेक्ट्रिसिटी मिल रहा होगा आपको। जब तक रेडॉक्स चल रहा है तब तक बल्ब जलते रहेगा, है ना। तो यहां पर लिखेंगे ई सेल इक्वल टू ऑक्सीकरण विभव। इसको कई तरह से हम आपको लिख के दिखाएंगे अभी। ऑक्सीकरण, क्योंकि इसमें खूब लोगों को परेशानी होती है, लोगों को कंफ्यूजन होता है। ऑक्सीकरण विभव जिंक का, सॉरी, जिंक का
ऑक्सीकरण, जिंक का ऑक्सीकरण किस पर, एनोड पर, एनोड पर, प्लस और क्या हो रहा है, कॉपर का, और क्या हो रहा है, कॉपर का अवकरण, कॉपर का अपचयन, कॉपर का अपचयन कहां पर हो रहा है, कैथोड पर हो रहा है। किस पर हो रहा है, कैथोड पर। तो कॉपर, जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है। चलिए इसको आप सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, सिंबल के रूप में कैसे लिखेंगे, तो जिंक, देखिए इसको लिखने का तरीका है, बड़े ध्यान से देखिएगा यहां पर, ई सेल इक्वल टू ई, और इसको ऑक्सीडेशन लिखने का तरीका बताए हुए हैं लेक्चर 3, जरूर जाकर के देखिएगा, वहां पर यह चीज बताया गया था। ई से हम उसके विभव को लिखते हैं, कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, तो कॉपर 2+ ऑब्लिक कॉपर, ध्यान दीजिए, कॉपर 2+ से कॉपर में जा रहा है, ऑक्सीकरण संख्या कम हो रहा है, तो ये अपचयन कहलाया। और यहाँ पर जिंक पर 0 ऑक्सीकरण संख्या है और जिंक 2+ पर 2 ऑक्सीकरण संख्या है, 0 से 2 जा रहा है, यानी कि ऑक्सीकरण बढ़ रहा है, इसलिए जिंक का ऑक्सीकरण हुआ, यहाँ पर कॉपर का अपचयन हुआ। तो इसीलिए जिंक का ऑक्सीकरण प्लस कॉपर का अपचयन बराबर रेडॉक्स, बराबर कंप्लीट सेल, बराबर की गैल्वेनिक सेल चल रहा है, बराबर की बल्ब जल रहा है, बराबर की सब काम हो रहा है। याद हुआ कि नहीं। अब ये हो गया तरीका लिखने का, ठीक है। अब इसी में अगर कोई कहे कि भाई साहब आप जिंक को रिडक्शन के टर्म में लिख के दिखाओ या कॉपर को ऑक्सीडेशन के टर्म में लिख के दिखाओ, तो लिखेंगे, लेकिन उसके लिए क्या लगा देंगे, माइनस चार्ज लगा देंगे। देखिए अब यहां पर एक दूसरा तरीका है लिखने का, ई सेल, ई सेल बराबर क्या करना है, जिंक का ऑक्सीडेशन हो रहा है, होने दीजिए, इसको होने दीजिए, जिंक का क्या हो रहा है, ऑक्सीकरण हो रहा है, इसको होने दे रहे हैं। अब कॉपर का क्या, रिडक्शन हो रहा है, यानी अपचयन हो रहा है, कॉपर का क्या हो रहा है, अपचयन हो रहा है, तो कॉपर का अपचयन हो रहा है, लेकिन हमें कहा गया है कि कॉपर के अपचयन को ऑक्सीकरण के तुलना में लिखे, ऑक्सीकरण के पदों में लिखना है आपको, है ना। अब बताइए, कोई रिडक्शन कर रहा है, कोई अपचयन कर रहा है, तो क्या आप उसके ऑक्सीकरण के टर्म में लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं, माइनस लगा के लिख सकते हैं। तो यहाँ प्लस है ना, तो यहाँ प्लस हटेगा, यहाँ आ जाएगा माइनस, और तब लिख देंगे कॉपर का ऑक्सीडेशन। क्या हो गया, तो ये इक्वेशन हो गया ऑक्सीकरण के टर्म में, ऑक्सीकरण के रूप में। ध्यान रहे ये हम किसके रूप में लिखे हैं, ये लिखे हैं ऑक्सीकरण के रूप में। ये जो समीकरण हमने अभी लिखा है ऑक्सीकरण के रूप में लिखा है, हम इसको अपचयन के रूप में भी लिख सकते हैं। कैसे लिख सकते हैं, आइए देखते हैं। मतलब यहां पर जिंक का ऑक्सीकरण हो रहा है, कॉपर का अपचयन हो रहा है, कॉपर के अपचयन हो रहा है वो ठीक है, लेकिन जिंक का ऑक्सीकरण को अब आप उसके अपचयन के रूप में लिखिए। क्या लिख सकते हैं, बिल्कुल लिख सकते हैं। जिंक का यहाँ ऑक्सीकरण हो रहा है, प्लस में है, जैसे ही इसको हम अपचयन में ले जाएंगे तो हमें माइनस लगा देना होगा। मतलब क्या लिख सकते हैं, ई सेल, ई सेल चलिए अब हम लिखते हैं ई सेल बराबर क्या लिखेंगे, कॉपर का अपचयन रहने दें, ई कॉपर का अपचयन प्लस जिंक का अपचयन। तो जिंक का अपचयन, चूंकि जिंक का तो ऑक्सीकरण होता है ना, लेकिन आप क्या करें कि जिंक का अपचयन लिखिए, तो हम क्या कर देंगे, उसमें माइनस लगा देंगे, तो यहां पर प्लस माइनस माइनस, और जिंक का हो गया अपचयन। लिखने के लिए कोई दिक्कत नहीं, हम लिख सकते हैं, बस इक्वेशन बदल जाएगा। अब आप देखिए क्या क्या यहां पर मिला है आपको। एक यहां पर ये मिला, ऑक्सीकरण एवं अपचयन के रूप में ये फार्मूला, ऑक्सीकरण के रूप में ये फार्मूला,
अपचयन के रूप में। ये जो हमने लिखा है किसके रूप में है? अपचयन के रूप में है, अपचयन के रूप में। बताइए समझ में आया तो? हाँ, मतलब सेल विभव हम इतने तरीका से इसको हम लिख सकते हैं। सेल विभव को कैसे लिख सकते हैं? इतने तरीका से, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड पर रिडक्शन, एनोड पर ऑक्सीकरण प्लस कैथोड पर अपचयन, या तो ये लिख लो, नहीं तो दूसरा तरीका है ऑक्सीकरण के टर्म में, एनोड पर ऑक्सीडेशन यानी एनोड पर ऑक्सीकरण माइनस कैथोड पर ऑक्सीडेशन, ऑक्सीकरण है ना। एनोड पर तो ऑक्सीडेशन होता है बट कैथोड पर तो अपचयन होता है, तो जैसे आप ऑक्सीकरण बोलिएगा तो चिन्ह बदल जाएगा, माइनस हो जाएगा। ये समझ में आया? तो याद रखना हमेशा, अगर हम इसको अपचयन के रूप में लिखे तो कॉपर का तो अपचयन हो रहा था नहीं, दाईं ओर क्या लिखते हैं? कॉपर यानी कि रिडक्शन यानी कि अपचयन यानी कि कैथोड, और एलएचएस में क्या रहता है? बाईं ओर एलएचएस में रहता है जिंक, एनोड, ऑक्सीडेशन। समझ में आ रहा है? तो ये दोनों तरह से आप इसको लिख सकते हैं, तो इसको आप नोट कर लीजिए, बहुत ही इंपॉर्टेंट चीज रहेगा। साइन कन्वेंशन पर बात करते हैं। अब आइए एक और चीज, नर्न्स्ट इक्वेशन एक होता है। क्या होता है? नर्न्स्ट इक्वेशन। जैसा कि हम बात कर चुके हैं मानक इलेक्ट्रोड विभव, क्या बात किए थे ना, 25 डिग्री टेम्परेचर पर 1 मोलरता वाले सांद्रता के लिए 1 एटीएम या 1 बार दाब पर अगर आप किसी तरह का इलेक्ट्रोड का पोटेंशियल निकालते हैं तो उसको क्या बोलते हैं? मानक इलेक्ट्रोड विभव बोलते हैं ना। तो अब यहां पर एक नर्न्स्ट इक्वेशन आप जरूर पढ़िए, नर्न्स्ट समीकरण बताए थे या नहीं बताए हैं तो अभी सीख लीजिए। नर्न्स्ट समीकरण क्या है? नर्न्स्ट समीकरण वह समीकरण होता है जिसमें स्टैंडर्ड और नॉन स्टैंडर्ड, मानक और अमानक सेल विभव के बीच में आप क्या करते हैं? रिलेशन बनाते हैं, अंतर बताते हैं आप, है ना। तो यह समीकरण क्या करता है? पहले लिख लें, यह समीकरण ई सेल एवं ई नॉट सेल के बीच में संबंध स्थापित करता है। के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। के बीच में क्या करता है? संबंध स्थापित करता है। कैसे करता है आइए देखते हैं। इसके लिए आप क्या कीजिए, आप रेडॉक्स अभिक्रिया को लिख लीजिए। हमारा जो रेडॉक्स अभिक्रिया है वो क्या लिखे हैं? देखिए हम यहाँ पर अभी ये पूरा कॉन्सेप्ट बात कर रहे हैं, ठीक है। अगले क्लास से, अगले लेक्चर से VVI बात करेंगे, जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पार्ट है। रेगुलर लेक्चर फिलहाल रोका जाएगा और आपको अभी जो एग्जामिनेशन पॉइंट ऑफ व्यू से जो बहुत ज़्यादा जरूरी है उस पर चर्चा करना होगा, ठीक है। तो अभी चूंकि ये कॉन्सेप्चुअल है, बात कर लेते हैं, एक आध लेक्चर और लगाएंगे, बैटरी और कोलरास लॉ करके इसको छोड़ दिया जाएगा। बात समझ रहे हैं? हाँ, अब आइए रेडॉक्स अभिक्रिया। रेडॉक्स अभिक्रिया क्या है? हम लोग का रेडॉक्स अभिक्रिया ये वाला है, जिंक प्लस कॉपर प्लस जो एक्वस फॉर्म में है, और इधर आ गया जिंक आयन एक्वस में, और कॉपर बन गया सॉलिड। यही हमारा रेडॉक्स है, यही हमारा इक्वेशन है। ये समीकरण गैल्वेनिक सेल को निरूपित करता है। ऑब्जेक्टिव क्वेश्चन में पूछा जा चुका है कि निम्नलिखित में कौन सा समीकरण गैल्वेनिक सेल को दर्शाता है, तो याद रखिएगा जिंक और कॉपर वाले समीकरण को, और वो भी सही सही याद रखना पड़ेगा, ठीक है, इस तरह को। अब क्या करना है, यहां पर हम नर्न्स्ट इक्वेशन पर चर्चा कर रहे हैं। ये लिखा जाएगा ई सेल बराबर ई नॉट सेल माइनस 2.303 RT/NF
लॉग प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट, प्रोडक्ट बटा रिएक्टेंट। प्रोडक्ट में क्या है, Zn2 प्लस एक्टिव मास, फिर कॉपर का, और इधर क्या है Cu2 प्लस जिंक का। अब ध्यान दीजिए, सॉलिड ठोस अवस्था में जो क्रियाशील मास होता है, एक्टिव मास जो होता है, वो सॉलिड स्टेट वाले का क्या मान लिया गया है, कांस्टेंट। इसको क्या मान लिया गया है, कांस्टेंट 1 के बराबर। ऑल्सो मतलब फिर और भी, छोड़िए इसको हिंदी में लिख देना है। फिर क्या करना है, 2.303 RT/F, इसको 0.0591, इसमें शायद इसको बदल देते हैं, है ना, इसमें 0.591। अब इसको, इसके जगह पर अगर हम इसको लिखना चाहें, क्या लिख सकते हैं, ई सेल बराबर ई नॉट सेल। बस यही है, ये मानक है और ये कोई मानक नहीं है, किसी भी कंडीशन पर है। माइनस 0.0591/n लॉग, और ये ठोस अवस्था वाले को छोड़ देंगे, लिखेंगे जिंक आयन की सांद्रता बटा कॉपर आयन की सांद्रता। और ये हो गया आपका फॉर्मूला। ये क्या हो गया, ये आपका फॉर्मूला हो गया। इसी से आपको क्वेश्चंस बनेंगे, ध्यान रहे, इसी से क्या बनेगा, आपका क्वेश्चन बनेगा। इसमें एक और चीज हम यहां पर लिख देते हैं, कौन सा टर्म क्या है, कौन सा टर्म क्या है, ध्यान दीजिएगा। यहां पर R जो है वो गैस नियतांक है, वो गैस नियतांक है, और जिसका वैल्यू अप्रॉक्स 0.0821 डाला जाता है, या फिर 8.314 भी डाला जाता है। और T क्या है, तापमान है, T है तापमान, और F क्या है, फैराडे। F क्या है, फैराडे, जिसका मान होता है 96,500 कूलम्ब, है ना, 96,500 क्या होता है, कूलम्ब होता है। तो ये चीज है, आप यहाँ पर इसका वैल्यू देगा, आंसर निकाल सकते हैं। ई नॉट सेल हमेशा आपको दिया रहता है, ई सेल आपको कैलकुलेट करने के लिए कहता है। तो ये नर्स्ट का समीकरण है। और एक और चीज हम यहाँ पर बात करना चाहेंगे, ई सेल का मान, ई सेल का मान अगर 0 है, यानी कि इसका मतलब हुआ कि साम्य अवस्था आ चुका है, साम्य अवस्था आ चुका है, और कोई अभिक्रिया नहीं हो रही है, कोई अभिक्रिया नहीं हो रही, और सेल काम नहीं कर रहा है, सेल काम नहीं कर रहा। इसका मतलब बैटरी मर गया है, बैटरी डेड हो गया है ना, ई सेल के लिए। अगर ई सेल 0 है, उसी तरह से अगर ई सेल ग्रेटर देन 0, यानी कि क्या हुआ, पॉजिटिव धनायन है, इसका मतलब कि सेल सही दिशा में काम कर रहा है, सेल सही दिशा में काम कर रहा है। ठीक है, बैटरी ठीक ठाक जोड़ दिए हैं। और अगर ई सेल लेस देन 0, यानी कि माइनस, यानी कि निगेटिव में अगर आ गया, इसका मतलब क्या हुआ कि सेल उल्टी दिशा में है, सेल उल्टी दिशा में काम कर रहा है ना। सेल क्या कर रहा है, उल्टी दिशा में काम कर रहा है। सेल को आपने गलत लगा दिया है, एनोड को कैथोड के जगह रख दिया है और कैथोड को एनोड के जगह रख दिया है। अरे डीसी फैन है घर में, बैटरी से चलने वाला पंखा है ना,
उसमें देखिएगा तार को अगर उल्टा जोड़ते हैं ना तो पंखा उल्टा चलने लगता है। क्या होता है? पंखा उल्टा चलता है। सीधा जोड़ेंगे तो सीधा चलेगा। बस ऐसा ही समझ लेना है, ये बैटरी ही तो है। तो ई सेल के 0 प्लस माइनस पर भी वस्तुनिष्ठ प्रश्न परीक्षा में पूछ लिए जाते हैं। तो ये चीज हो गया। अब आगे बढ़िए। आगे क्या है कि एक डैनियल सेल के लिए मानक ईएमएफ इतना है। चलिए इसका हम हल निकालते हैं। ये एक प्रश्न है। कैसे? तो यहां पर ई नॉट सेल जो है मानक ईएमएफ कह रहा है कि 1.10 है ना, और ZnSO4 की सांद्रता इतनी है, तो वहां से Zn2 प्लस का जो सांद्रता हो जाएगा 0.01। कॉपर सल्फेट की जो सांद्रता है वो 1 है। इसका मतलब कि यहाँ से Cu2 प्लस क्या हो जाएगा? 1m हो जाएगा। ऐसा तो सेल का ईएमएफ ज्ञात कीजिए। सेल का यानी ई सेल आपसे पूछा जा रहा है कि क्या होगा। अभी अभी हम लोग पढ़े हैं क्या? ई सेल जो फार्मूला है ई नॉट सेल -0.0591 अपॉन n लॉग जिंक अपॉन कॉपर। अभी तुरंत ये फार्मूला हम लोग ने देखा है। ई नॉट सेल का मान 1.10 वोल्ट है -0.0591 अपॉन इलेक्ट्रॉन ट्रांसफर 2 है क्योंकि 2 प्लस है, और लॉग इधर देखिए 0.01/1 यानी कि 1.10 माइनस 0.0591 अपॉन 2। हम इसको लिख सकते हैं लॉग 0.01 को लिख सकते हैं 1/100 और 100 ऊपर जाएगा 10 के पावर -2। अब लॉग के नियम आपको आता है तभी आपसे ये क्वेश्चन बनेगा। -2 इधर आ जाएगा गुना में, और लॉग 10 का वैल्यू होता है 1, और ये 2 से 2 कैंसिल हो गया, और इधर -2 था तो यहाँ पर माइनस में माइनस माइनस प्लस, तो 1.1591 वोल्ट जब इसको जोड़ेंगे तो आ जाएगा। आप देख लीजिएगा, इसका कैलकुलेशन है, एकदम इजी कैलकुलेशन है। फार्मूला याद रखिए, क्वेश्चन बना डालिए। अगला सवाल देखिए तो क्या अभिक्रिया के लिए ईएमएफ ज्ञात करें, जबकि तो ईएमएफ निकालना है स्टैंडर्ड। तो यहाँ पर जिंक का क्या दिया हुआ है? माइनस में देखिए तो 2 प्लस है, 2 प्लस से 0 तक क्या हो रहा है? अपचयन हो रहा है। अब माइनस है, इसका मतलब कि इसका अपचयन नहीं हो रहा होगा। चलिए इसका हम हल निकालते हैं। तो दिया है ई नॉट, हम इसका ऑक्सीकरण निकाल लेते हैं। तो माइनस है, माइनस लगा देंगे तो 0.76। अभी ना बताए थे अगर किसी का ऑक्सीकरण वैल्यू x है तो उसका अपचयन वैल्यू क्या होगा? -x होगा। अगर किसी का ऑक्सीकरण वैल्यू -x है तो अपचयन वैल्यू क्या होगा? +x होगा, है ना। तो चलिए माइनस है इसका अपचयन, तो इसका ऑक्सीकरण क्या हो जाएगा? 0.76 प्लस में हो जाएगा। उसी तरह से ई नॉट आयरन का देखिए तो ऑक्सीकरण दिया हुआ है Fe और Fe2 प्लस से Fe। अब देखिए एक और चीज यहाँ पर हम आपको बताना चाहेंगे, एक को ऑक्सीकरण रखना है, एक को अपचयन रखना है। दोनों को सेम मत कर दीजिएगा, एक को ऑक्सीकरण रखिएगा और दूसरे को अपचयन रहने दीजिएगा। आप बात समझ में आ रहा है? तो यहाँ पर ऑक्सीकरण ये इसका अपचयन वैल्यू है, ये भी अपचयन वैल्यू है, ये भी क्या है? अपचयन वैल्यू है। अगर 2 अपचयन वैल्यू में जिसका अपचयन वैल्यू सबसे ज्यादा है वो अपचयन करेगा, और जिसका अपचयन वैल्यू कम है उसको आप ऑक्सीकरण में आप ले आए। तो हम देख रहे हैं कि -0.6, 0.76 ये सबसे कम वैल्यू है, और 0.44 माइनस में है ना, तो ये ज्यादा वैल्यू हुआ। मतलब ये अपचयन ही करेगा, और इधर ये वाला क्या करेगा? ऑक्सीकरण करेगा। नहीं समझ में आया? देखिए ऑक्सीकरण और अपचयन है। अगर 2 अपचयन का मान है, दोनों में जिसका अपचयन का मान सबसे अधिक है उसको कैथोड में लगाना है, और जिसका अपचयन का मान कम है उसको कहाँ लगाना है? एनोड में लगाना है। बात समझ में आ रहा है? अगर 2 ऑक्सीडेशन है, मान लीजिए 2 ऑक्सीकरण का मान दे दिया, तो अगर दोनों ऑक्सीकरण का मान अगर आप निकालेंगे, मतलब 2 ऑक्सीकरण का मान है, एक का ज्यादा एक का कम है, तो जिसका ऑक्सीकरण का मान ज्यादा है आप उसको ना रखिएगा ऑक्सीकरण में, उसको एनोड में लगा दीजिएगा। और जिसका ऑक्सीकरण का मान कम है
उसको कहाँ लगा दीजिएगा, कैथोड में लगा दीजिएगा। तो ये नियम भी आपको बहुत अच्छा काम करेगा। अब यहाँ से हम लोग जानते हैं कि ई नॉट सेल कैसे निकलता है, यानी कि जिंक का ऑक्सीडेशन, एनोड पर ऑक्सीडेशन प्लस कैथोड का रिडक्शन। कैथोड पर कौन है, Fe2 प्लस से Fe। अब चलिए इसका मान रखिए, इसका मान तो हम अभी चेंज करके लिखे हैं 0.6 प्लस इसका मान कितना है -0.44। कोई बात नहीं है, जो दिया हुआ है उसी पर काम होगा। अब 0.76 माइनस 0.44, 6 में से 4 गया 2, 3, 0.32 वोल्ट। इस तरह से इसका क्या निकल गया, ई नॉट, इसका निकल गया ई नॉट सेल। और निकालने को क्या कहा था, ईएमएफ अभिक्रिया के लिए ईएमएफ ज्ञात कीजिए। तो आइए ईएमएफ भी निकाल लेते हैं। ईएमएफ को ही ई सेल कहा जाता है बाबू, याद रखना। ई सेल को ही क्या बोलते हैं, ईएमएफ बोलते हैं। अब आइए यहाँ पर ई नॉट सेल है ना, हम लोग इसको लिखते हैं, फार्मूला क्या था, ई नॉट सेल माइनस 0.0591 बटा, यहाँ देखा जाए इसमें भी 2 प्लस है तो 2 इलेक्ट्रॉन का ट्रांसफर है लॉग। अब यहाँ पर देखिए कि जिंक रहेगा ऊपर क्योंकि ये है उत्पाद में, Fe2 प्लस रहेगा क्योंकि ये इधर है रिएक्टेंट में है, तो ऊपर रहेगा जिंक 2 प्लस का सक्रिय मास और नीचे रहेगा Fe2 प्लस का। तो ये तो फार्मूला है जी, है ना, क्या है फार्मूला है। अब आ जाइए इसका वैल्यू निकालते हैं। ई नॉट सेल हम निकाल लिए हैं कितना 0.32 माइनस, अब आ जाइए 0.0591/2 लॉग जिंक का कितना है कंसंट्रेशन। और यहाँ पर क्वेश्चन में एरर है, अगर आपको ईएमएफ चाहिए तो आपको जिंक और उसका कंसंट्रेशन देना पड़ेगा, जो इस सवाल में नहीं है। तो आप यहीं तक बना के छोड़ देंगे, इधर इसको छोड़ दीजिएगा। कहाँ से लाइएगा, जिंक आयन का सांद्रता तो दिया ही नहीं है, कॉपर आयरन का सांद्रता नहीं दिया है। इसका मतलब कि यहाँ लिखा जाना चाहिए था कि मानक ईएमएफ आप ज्ञात करें। चलिए, तो क्वेश्चन में थोड़ा बहुत एरर रहता है। आगे क्या है, ये तो गिब्स ऊर्जा वाला है, इसको हम थोड़ा बाद में चेक करेंगे। आइए तो थोड़ा जल्दी से, फटाफट टाइम होते जा रहा है, हम लोग देख लें क्या, क्योंकि लवण सेतु का मुख्य कार्य क्या है। लवण सेतु का मुख्य कार्य है इलेक्ट्रॉन प्रदान करना, सर्किट को खुला रखना, गैस उत्पन्न करना, इस सर्किट को बनाए रखना। बी आंसर इसका होगा। इलेक्ट्रोकेमिकल सेल में इलेक्ट्रॉन का प्रवाह किस दिशा में होता है, अभी भी पढ़ाया है, एनोड से कैथोड की तरफ। सही ऑप्शन क्या होगा बच्चों, ए हो जाएगा। अब आइए, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है, डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन सा है। तो डैनियल सेल किसको बोलते हैं, गैल्वेनिक सेल को ही डैनियल सेल कहते हैं, याद रखिएगा। गैल्वेनिक सेल को ही क्या कहते हैं, डैनियल सेल कहते हैं। अब देखिए डैनियल सेल में इलेक्ट्रोलाइट कौन होता है, जिंक सल्फेट, कॉपर सल्फेट, पहला ऑप्शन हो जाएगा इसका। अगला एमसीक्यू देखिए, डैनियल सेल में एनोड कौन सा होता है, जिंक जो होता है वो एनोड होता है। बच्चों बिहार बोर्ड में बहुत छोटा छोटा सवाल आपसे पूछा जाता है, एकदम बेसिक इंट्रोडक्शन आपसे पूछा जाता है। आ जाइए, अब हम थोड़ा सा सेल विभव और गिब्स एनर्जी के पर हम थोड़ा सा चर्चा कर लें, जल्दी से इसको कंप्लीट करना है। तो डेल्टा जी बराबर याद रखना है आपको -NF, और क्या होता है, ई सेल। ये फार्मूला बिल्कुल याद रखिएगा। आइए, ये फार्मूला हो गया। अच्छा, आप इसको स्टैंडर्ड फॉर्म में अगर देखेंगे, डेल्टा जी नॉट बराबर -NF ई नॉट सेल, है ना। तो ये दूसरा फार्मूला एक स्टैंडर्ड कंडीशन पर है, मतलब ये है मानक, ये है मानक रूप में, स्टैंडर्ड कंडीशन पर है ना। तो मानक है डेल्टा जी नॉट। अब चलिए इसमें कुछ कॉन्सेप्ट हम आपको बताते हैं। यदि उष्मागतिकी अगर आपको जानकारी होगा तभी ये चीज थोड़ा ज्यादा समझ में आएगा। उष्मागतिकी के एक फिजिकल क्वांटिटी था गिब्स ऊर्जा। यदि डेल्टा जी 0 होता है तो ये हो जाता है साम्य अवस्था। ये क्या हो जाता है, साम्य अवस्था। और डेल्टा जी अगर निगेटिव हुआ तो जो भी अभिक्रिया है, अभिक्रिया स्पॉन्टेनियस होगा,
स्वतः, अभिक्रिया क्या होगा, स्वतः होगी। और अगर डेल्टा जी पॉजिटिव आ गया मतलब क्या हो जाएगा, अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, अभिक्रिया स्वतः नहीं होगी, यानी नॉन स्पॉन्टेनियस। स्वतः होगी इसको क्या बोलते हैं, स्पॉन्टेनियस, है ना, स्पॉन्टेनियस। और स्वतः नहीं होगी उसको नॉन स्पॉन्टेनियस। तो जरा सोचिए, अगर यहाँ पर ई सेल वैल्यू 0 हो गया तो डेल्टा जी 0 हो जाएगा, है ना। अगर ई सेल वैल्यू पॉजिटिव हो गया तो डेल्टा जी निगेटिव हो जाएगा। देखिए ना, डेल्टा जी निगेटिव, ई पॉजिटिव तो माइनस लगेगा तो क्या हो जाएगा, निगेटिव, माइनस प्लस माइनस निगेटिव हो जाएगा, रिनाइन हो जाएगा। तो डेल्टा जी निगेटिव, अपने आप रिएक्शन हो रहा है, माने कि सेल काम कर रहा है। और अगर ई सेल का वैल्यू निगेटिव हुआ, जो हम पहले बात कर चुके हैं, तो माइनस माइनस मिलके प्लस, तो डेल्टा जी क्या हो जाएगा, प्लस। तो डेल्टा जी है क्या, देखिए गिब्स ऊर्जा इस तरह से परिभाषित है कि उतना ऊर्जा उपलब्ध हो उसके पास ताकि वो कोई कार्य कर सके, एक्स्ट्रा जो उसके पास मतलब उपयुक्त ऊर्जा उसके पास हो जिससे कि वो काम कर सके, एक्स्ट्रा एनर्जी अवेलेबल टू द सिस्टम व्हिच कैन डू एनी यूजफुल वर्क। तो ये होता है गिब्स एनर्जी। तो गिब्स एनर्जी यहाँ पर टॉपिक नहीं है क्योंकि उस पर हम डिटेल बात नहीं कर रहे हैं, बस गिब्स एनर्जी का ईएमएफ के साथ किस तरह से संबंध है, जब भी गिब्स एनर्जी को आपको रिलेट करना हो तो आप इस तरह से देख लीजिएगा, ठीक है। अब आ जाइए कि उसका काम क्या होता है, यहाँ पर आपको बता दें इसका काम क्या होता है, इसका काम क्या है, यहाँ पर हम इसमें इसका काम आपको बता देते हैं। इसका इस्तेमाल, इसका प्रयोग दो अर्ध सेल के बीच में, दो अर्ध सेल के बीच में संबंध स्थापित करने के लिए होता है, संबंध स्थापित करने या विभव निकालने के लिए किया जाता है, या विभव निकालने के लिए क्या करते हैं, किया जाता है। तो चूंकि समय हो गया है, आज हम यहीं पर इसको छोड़ते हैं, वीडियो काफ़ी लंबा हो जाएगा, इसमें भी सवाल कुछ हैं। तो आज हम आपको गैल्वेनिक सेल साल्ट ब्रिज यानी लवण सेतु के उसके कार्य विधि क्या है और उसको लिखते कैसे हैं, सेल विभव को कैसे लिखा जाए, एक चिन्ह सूचक क्या है, कैसे हम साइन कन्वेंशन को लिखते हैं, इन सब को। और अभी हम बताएं आपको कि जो ई सेल है यानी सेल के विभव और गिब्स ऊर्जा के बीच में कैसा संबंध होता है, क्या फार्मूला होता है, उस पर हम चर्चा कर चुके हैं अभी। और इसका डेरिवेशन भी होता है लेकिन वो उतना मायने नहीं रखेगा क्योंकि ये क्रैश कोर्स चल रहा है। अब इसमें करना क्या है, अगले लेक्चर में हम आपको बता देंगे कैसे हाफ सेल, दो अर्ध सेल के बीच में ईएमएफ को निकालते हैं। इस चीज पर हम चर्चा करेंगे और फिर हम आगे बढ़ेंगे, ठीक है। चलिए, थैंक यू। इसको आप नोट कर लीजिएगा। और एक चीज जो फिर से हम आप कहना चाहेंगे कि ये वीडियो कंटिन्यू जारी रहेगा। अगर वीडियो आपके लिए हेल्पफुल हो रहा है, अगर ये आपके लिए यूजफुल है तो वीडियो को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर कर सकते हैं अगर यूजफुल है तो। और पिनाकल आपके साथ हमेशा खड़ा है कोर्स को लेकर के, जितना मैक्सिमम पॉसिबल होगा हम भी केमिस्ट्री में जितना मैक्सिमम पार्ट होगा उसको हम फटाफट उसको कवर अप करेंगे। इलेक्ट्रोकेमिस्ट्री के बाद जस्ट हम वेरी इंपॉर्टेंट जो मोस्ट VVI पैटर्न्स है केमिकल काइनेटिक्स, रासायनिक गतिकी को लेकर के उसको जरूर आएंगे, ठीक है। तो हम वेट कीजिए, मिलते हैं अगले क्लास में। आज के लिए इतना ही, थैंक यू।